कलर कैसे होता है सर? यही ना, इसी से ना, नेक्स्ट पेज पे उधर ही से। गुड मॉर्निंग टू ऑल, मैं अरुण चौधरी आज के डाउट सेशन के लिए आपकी क्लास लूंगा। क्योंकि मैम की थोड़ी सी तबीयत खराब है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई, तो एक रिप्लेसमेंट समझ लीजिए मुझे। उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी आपके डाउट होंगे मैं उनको सेटिस्फाई कर पाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, तो पूछिए आप लोग जो भी आपको डाउट्स हो, जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछना शुरू कीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोग कुछ पूछेंगे? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आप लोग मैम से थोड़ा सा फेमिलियर है और मुझसे नहीं। तो स्टार्ट कीजिए, कुछ भी जो भी टॉपिक आपको डिस्कशन करने हो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन होंगे क्या? इधर बच्चे पूछ रहे हैं। चलिए, डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऋचा जी। आइए देखते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन देखिए क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का अगर टॉपिक में देखूं तो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता क्या है, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब क्या? किसी भी फिक्स एसेट्स पे को यूज करने की वजह से, ड्यू टू यूजेस, वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंसेस, फ्लक्चुएशंस, इनोवेशंस, इन सब रीजन की वजह से, यानी एसेट्स को यूज करने की वजह से, उसमें वियर एंड टियर यानी कुछ टूट फूट जाने की वजह से, फ्लक्चुएशंस हो जाने की वजह से, कुछ नए उस एसेट्स की जगह कोई नई एसेट्स आ गई, इनोवेशन, इन सब चीजों की वजह से जब किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, कम होती है, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। उस टर्म को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन में एक चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि डेप्रिसिएशन लगता किस पर है? फिक्स्ड एसेट्स पे। डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे होता है? फिक्स एसेट्स पे चार्ज होता है। अब फिक्स एसेट्स पे दो एसेट्स होती हैं, एक टैंजिबल होती है, एक टैंजिबल और दूसरी इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स। दूसरी इनटैंजिबल, एक टैंजिबल और दूसरी इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स। जब टैंजिबल एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसी एसेट्स पे जब डेप्रिसिएशन लगता है या उसकी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, तो उस टर्म को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। उस टर्म को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही बात करें किसी इंटेंजिबल एसेट्स की, जिनको हम देख और छू नहीं सकते, वी कैन नॉट टच एंड सीन, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब हमारे क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। और इन एसेट्स पे जब इनकी वैल्यू रिड्यूस होगी तो उस टर्म को हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। उस टर्म को हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। ये दो टर्म याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन टर्म हम यूज करते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए और एमोर्टाइजेशन टर्म हम यूज करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स के लिए, ठीक है। अब इसमें और आगे कुछ समझते हैं
ये तो हो गई डेप्रिसिएशन की बात, डेप्रिसिएशन लगता कब है। अब डेप्रिसिएशन में अगर हम आगे चलें तो डेप्रिसिएशन के मेथड्स कितने होते हैं, तो मेथड आपने पढ़े होंगे शायद, फिर से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसे स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी इसको कहते हैं। इस मेथड में डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा, इस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हमेशा, एवरी ईयर, हर साल आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे इस मेथड में, वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे होगा, वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे होगा। हर साल किसी भी ईयर आप डेप्रिसिएशन जब चार्ज करोगे इस मेथड में, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, चाहे फर्स्ट ईयर के लिए हो, चाहे सेकेंड ईयर के लिए हो, चाहे फोर्थ ईयर के लिए हो, चाहे 10th ईयर के लिए हो। किसी भी ईयर में जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो कॉस्ट पे ही होगा, ठीक। ये इस मेथड की सबसे, इसीलिए इस मेथड में एवरी ईयर इस मेथड में एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसीलिए इस मेथड को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, यानी हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट सिमिलर आएगी अगर एसेट्स को हमने पूरे ईयर यूज किया है। तो अगर हमने एसेट्स को पूरे एक साल यूज किया है, होल ईयर हमने यूज किया है, तो जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी वो हर साल एवरी ईयर इक्वल अमाउंट आएगी, सिमिलर अमाउंट आएगी। तो लगाते किस पे हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे हर साल। इस मेथड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू फिक्स्ड होगी। और इसका नेक्स्ट पॉइंट अगर इस मेथड को देखें तो इस मेथड से, यानी इसी मेथड में कॉस्ट ऑफ एसेट्स एट द एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, एंड ऑफ लाइफ, यानी जब एसेट्स की जो एक्सपायरी है वो आ जाएगी, कि 10 साल के लिए हमने माना कि अगर हमने सपोज एक फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन, जो एसेट्स की यूजफुल लाइफ है वो 10 इयर्स है, तो 10 साल के बाद इस मेथड से अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम, तो एसेट्स की जो लाइफ, कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो एंड ऑफ द लाइफ होगी वो कितनी होगी, वो जीरो आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी, वो जीरो आ जाएगी। यानी कि 10 साल के बाद इस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाने के बाद एसेट्स की जो कॉस्ट शो करेगी वो जीरो शो करेगी। अकॉर्डिंग टू फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोल सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड बोल सकते हैं। ये इस मेथड में है, ठीक। अब डिस्कस करते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड हमारा कौन सा है, हमारा जो दूसरा मेथड है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या है, यह मेथड वो मेथड होता है जिसमें हर साल एसेट्स के जो पे लगने वाला डेप्रिसिएशन है वो डिमिनिशिंग करने लगता है, कम होने लगता है। इसीलिए इस मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, या इसी मेथड को रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसके भी 3 नाम है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्यों ये नाम पड़ा, क्योंकि इसमें पहले मेथड की तरह हर साल डेप्रिसिएशन इक्वल नहीं होगा। यहां पर इस मेथड में, अंडर दिस मेथड, जो डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा हर साल, डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा हर साल, वो बैलेंस ऑफ एसेट्स पे, बैलेंस ऑफ एसेट्स पे निकाला जाएगा। यानी हर साल एसेट्स की जो बैलेंस होगी, बैलेंस वैल्यू होगी, उस वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ना कि कॉस्ट पे। फर्स्ट मेथड में किसी भी ईयर आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो हर साल कॉस्ट पे ही चार्ज करोगे।
इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो बैलेंस पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इस दोनों मेथड को थोड़ा सा समझें, एक कॉस्ट मेथड और दूसरा डिमिनिशिंग मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। ठीक, दोनों में डिफरेंस समझे क्या है। मान लीजिए आपने एक एसेट्स खरीदी 1 लाख रुपए की, दोनों जगह पे कॉस्ट ऑफ एसेट आपका कितना है, 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीस। ठीक है, तो 1 लाख की आपने एसेट्स खरीदी। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% है। वो कितना परसेंट है, 10% है। दोनों जगह पे रेट जो है हमारा वो 10% है। ठीक है, अब दोनों जगह पे रेट 10% है, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा मेथड से। एक ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो इस एसेट्स पे हम हर साल इस मेथड में डेप्रिसिएशन जो यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन जो यूज करते हैं वो कॉस्ट पे लगाते हैं, और रिटर्न डाउन मेथड में जो डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं वो एसेट्स के बैलेंस पे लगाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में इसका भी 10% निकालें तो ये 10,000 ही आएगा डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के लिए, और इसमें भी 10% निकालेंगे तो 10,000 ही आएगा डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में। तो अब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो फर्स्ट ईयर का बैलेंस आ जाएगा। डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का बैलेंस आ जाएगा 90,000। फर्स्ट ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन बैलेंस हो गया हमारा 90,000, यानी एक साल फर्स्ट ईयर एसेट्स को यूज करने के बाद बैलेंस ऑफ एसेट्स कितना बच रहा है, 10,90,000 दोनों मेथड में। नेक्स्ट ईयर जब हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज करेंगे। सेकेंड ईयर कॉस्ट मेथड में, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पे ही लगता है, तो इस ईयर में हम फिर से 1 लाख का 10% निकाल लेंगे। ये होगा हमारा डेप्रिसिएशन और फिर से 10,000 ही डेप्रिसिएशन आएगा, तो बैलेंस आएगा 80,000। ये हो गई हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू सेकेंड ईयर में। लेकिन इस मेथड में अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात कर रहे हैं, डिमिनिशिंग की बात कर रहे हैं, तो वहां पर डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे नहीं निकालते, वहां पे डेप्रिसिएशन हम बैलेंस पे निकालते हैं। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपको बैलेंस कितना दिख रहा है, 90,000। तो जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे, यहां पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो 90,000 का 10%, वो 90,000 का 10%, यानी कि डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का कितना होगा, 9,000। तो बैलेंस कितना आएगा, 81,000। अब डिफरेंस समझ में आने लगे होंगे आपको कि मेथड चेंज होने पे डिफरेंस क्या आते हैं। तो फर्स्ट मेथड में 90,000 फिर से हमने 10% कॉस्ट पे निकाला, तो सिमिलर डेप्रिसिएशन दोनों ईयर का। लेकिन यहां पे देखिए, इसीलिए से रिड्यूसिंग बैलेंस कहते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन की अमाउंट ईयर टू ईयर कम होनी चल जाती है। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन था 10,000, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन हो गया 9,000। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर फिर डेप्रिसिएशन यहां पे फिर से कॉस्ट पे ही 10,000 निकलेगा, इसका वैल्यू 10,070 आएगा। और यहां अगर डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो फिर से डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर में अगर निकालें तो डेप्रिसिएशन बैलेंस पर, यानी कि 81,000 का 10%, यानी कि 8100 ये डेप्रिसिएशन आएगा। और फिर से बैलेंस जो आएगा हमारा वो 72,900। तो इसी मेथड, ये हुआ हमारे दो मेथड, इसी मेथड को हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे और हमारी वैल्यू आती चली जाएगी दोनों मेथड में। ये प्रोसेस है। ठीक, अब कुछ आगे देखते हैं डेप्रिसिएशन में। अब कुछ आगे बात करते हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। कुछ अगर एंट्रीज की बात करें या अकाउंट की बात करें तो क्या होता है। अगर एंट्रीज की बात करें
तो परचेज ऑफ एसेट्स, जब आप किसी एसेट्स को खरीदते हो, परचेज करते हो, तो परचेज ऑफ एसेट्स में एंट्री क्या पास करते हो? आप अगर एसेट्स खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो आपके पास एसेट्स आएगी और पैसे जाएंगे ना। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो एसेट्स आ रही है, डेबिट हो जाएगा, और पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक, ये एंट्री होगी। और हर एसेट्स पे ड्यूरिंग द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जब चार्ज करोगे आप, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं किसी एसेट्स पे, तो वो हमारे लिए डेप्रिसिएशन क्या है? एक एक्सपेंसेस है, और उसे चार्ज किया जाता है अगेंस्ट द प्रॉफिट, उसे चार्ज किया जाता है अगेंस्ट द प्रॉफिट, यानी वो वैल्यू हमारे प्रॉफिट की अमाउंट को कम करती है। कौन सी वैल्यू? डेप्रिसिएशन की वैल्यू। तो इसलिए डेप्रिसिएशन हो गया एक्सपेंस, और एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए, तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन किस चीज की वैल्यू को कम कर रहा है? एसेट्स की वैल्यू को कम कर रहा है। तो हम लिखेंगे टू एसेट्स, टू एसेट्स। ठीक है, ऋचा जी कह रही है रिपीट अगेन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ओके ऋचा जी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में बेटा क्या होता है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन हम हमेशा बैलेंस पे लगाते हैं। जैसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है, उसमें डेप्रिसिएशन हम हर साल, एवरी ईयर, कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे चार्ज करते हैं। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम डेप्रिसिएशन हर साल बैलेंस पे लगाते हैं। और कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। तो अगर हम देखें तो हमने कहा कि ये 1 लाख एक कॉस्ट ऑफ एसेट्स है। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स है कि हमने एक एसेट्स 1 लाख रुपए में खरीदी। ठीक, अब इसका फर्स्ट ईयर के एंड में जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इसका ओपनिंग बैलेंस तो इससे पहले कभी था नहीं, तो फर्स्ट ईयर के लिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स को ही हम ओपनिंग बैलेंस मानकर 10%, 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए इसका बैलेंस कितना हो गया? 90,000, यानी 1 लाख की एसेट्स में से 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस किया तो जो बैलेंस बचा 90,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। और जो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का बैलेंस होगा वही तो ओपनिंग बैलेंस होगा बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये सभी बातें आपको पता होंगी। तो नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो होगा 90,000। और हमने कहा कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज करते हैं। तो सेकेंड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस कितना है एसेट्स का? 90,000। तो उस 90 पे फिर से 10% का डेप्रिसिएशन मैंने लिया तो 9,000 ये डेप्रिसिएशन आया आपका। तो यानी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में हमारा जो बैलेंस बचा वो 81 हो गया। और जो सेकेंड ईयर के एंड में क्लोजिंग बैलेंस वही थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस। तो थर्ड ईयर में जब डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो फिर से 81,000 का 10% यानी 8100। और थर्ड ईयर के एंड में जो हमारा बैलेंस आया वो 72,900 आ रहा है। और यही बैलेंस फोर्थ ईयर के लिए ओपनिंग वैल्यू हो जाएगी। फिर से अगर डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो फिर यही 72,900 पे निकालेंगे। एक चीज, दूसरी चीज जो मैंने बताई कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन की अमाउंट एवरी ईयर सिमिलर होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते अगर हमने एसेट्स को पूरे कंप्लीट होल ईयर यूज किया है तो। ठीक, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो हमारा डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो रिड्यूस होने लगती है ईयर टू ईयर। जैसे जैसे आप एसेट्स को यूज करते जाते हो आपका जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो डिमिनिशिंग होने लगती है, कम होने लगती है, घटने लगती है। जैसे आप देखो फर्स्ट ईयर में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था? 10,000, सेकेंड ईयर में 9,000, थर्ड ईयर में 81, यानी ये रिड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो ओपनिंग बैलेंस पे हो रहा है और बैलेंस तो कम होते जाएंगे। दूसरा डिफरेंस,
रिटर्न डाउन और इनमें। थर्ड डिफरेंस जो है ओरिजिनल कॉस्ट और रिटर्न डाउन में, ओरिजिनल कॉस्ट में जो एंड ऑफ द लाइफ होती है एसेट्स की, वहां तक पहुंचते पहुंचते एसेट्स की कॉस्ट जीरो हो जाती है अगर हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो। बट रिटर्न डाउन वैल्यू में कैन नॉट बी जीरो। इस मेथड से अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो एसेट्स की कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती, एसेट्स की कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू जरूर होगी बट जीरो नहीं होगी। तो ये हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। ठीक है, सबको समझ में आई ये बात? किसी को कोई प्रॉब्लम? ऋचा जी अब क्लियर हुआ आपको? ऋचा पांडे जी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आगे बढ़ूं मैं एंट्रीज पे बात कर रहा था। तो हमने एंट्रीज क्या बताई कि एसेट्स खरीदने की एंट्री, परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और एसेट्स से जब एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कभी कभी होता है कि ड्यूरिंग द ईयर में एसेट्स को हम सोल्ड कर देते हैं, ड्यूरिंग द ईयर में हम एसेट्स को बेच भी देते हैं, तो सेल ऑन एसेट्स, अगर हम सेल कर रहे हैं एसेट्स को तो एंट्री क्या पास करेंगे? जस्ट खरीदने की रिवर्स एंट्री कर देंगे। जब आप खरीद रहे थे तो आपने एंट्री की एसेट्स डेबिट टू बैंक, अभी आप बेच रहे हो, अभी आप बेच रहे हो तो बेचने पे पैसे आएंगे, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया और गया क्या मेरे पास से, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो गया मेरे पास से एसेट्स, तो टू एसेट्स, ये एंट्री होगी। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी हम एसेट्स को बेचेंगे तो हम ये जरूर कैलकुलेट करेंगे कि सेल करने पर मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट अगर होता है, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स बेचने पर अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो हम एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हमेशा क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। किस चीज पे प्रॉफिट हो रहा है? एसेट्स पे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट होने पे हम एंट्री क्या करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और अगर बेचने पर लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर बेचने पे हमें लॉस हो गया तो लॉस हमेशा डेबिट होना चाहिए, तो इस बार हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्रीज के पैटर्न पे हमने देखा, इतनी एंट्रीज मैक्सिमम हो सकती हैं डेप्रिसिएशन के चैप्टर में, खरीदने की, बेचने की, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, बेचने पर या तो प्रॉफिट की या तो लॉस की। टोटल 5 एंट्रीज सिर्फ होती हैं डेप्रिसिएशन के चैप्टर में। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? और किसी को कोई कंफ्यूजन, और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताए। ठीक है, तो ये एसेट्स की बात हो गई। अब इसमें कुछ और बातें हम समझ लेते हैं। कभी कभी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया होता, कभी कभी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको नहीं दिया होता, तो आप डेप्रिसिएशन कभी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में अगर ना मेंशन हो तो आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, ये भी आप समझ लो। और कुछ चीजें और समझेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर में। तो अगर हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन में एक चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज होता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे। फर्स्ट ईयर में कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जो भी एसेट्स की कॉस्ट हो, ये तो आप सबको पता है। डेप्रिसिएशन हर साल
फर्स्ट ईयर में जब हम लेते हैं तो एसेट्स की कॉस्ट में ही चार्ज करेंगे, चाहे वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो या आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हो। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होती है इसको समझें। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में हम कुछ चीजों को रखते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में हम कुछ चीजों को रखते हैं जिसमें परचेज प्राइस यानी जिस प्राइस पर आपने एसेट्स को परचेज किया वो वैल्यू, जिस प्राइस पर आपने एसेट्स को खरीदा वो वैल्यू, और उसके बाद दूसरी जो वैल्यू होगी उसमें हम प्लस कर देंगे जिस प्राइस पे आपने खरीदा वो वैल्यू प्लस एक्सपेंसेस रिगार्डिंग परचेज। यानी ऐसे कोई भी एक्सपेंस जो एसेट्स के परचेजिंग से रिलेट कर रहे हो, जैसे मशीनरी खरीदी और मशीनरी के इंस्टॉल कराने के जो खर्चे हुए, जो एक्सपेंस हुए, वो भी परचेज प्राइस में ऐड होकर तब कॉस्ट ऑफ एसेट्स बनेगा। या मशीनरी को लाने में, फैक्ट्री तक लाने में कुछ कैरेज पे किया, भाड़ा दे दिया, तो वो भी हमारी परचेज प्राइस में ऐड होगी, वो तब जाकर टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स आएगी। यानी इन शॉर्ट अगर हम कह सकते हैं कि कभी भी किसी एसेट्स को खरीदने के बाद इमीडिएटली, ये वर्ड याद रखिएगा, एसेट्स को परचेज करने के बाद इमीडिएटली अगर उस एसेट्स पे कुछ भी एक्सपेंसेस इंकर्ड करते हैं तो वो एक्सपेंसेस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होकर ही बनेगा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, और उस प्राइस पे आप डेप्रिसिएशन निकालोगे। समझ में आई बात? तो ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक, दूसरी बात मैं जो करने जा रहा था कि अगर कभी क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो, तो किसी भी क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन हो तो कैसे डेप्रिसिएशन निकाला जाए। तो ये टॉपिक है कि इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे। तो डेप्रिसिएशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू को वेस्टेज वैल्यू भी कहते हैं। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, यानी जितने भी साल आपने एसेट्स को यूज किया, यूज करने के बाद जब वो आपके लिए यूजफुल नहीं रही, फिर उसको आपने अगर बेचा और कुछ पैसे ऑब्टेन किए, कुछ भी अमाउंट रिकवर की उस पर्टिकुलर एसेट से। जैसे घरों में हम देखते हैं कि एक चेयर है, आपने 10 साल 20 साल 15 साल यूज किया और यूज करते करते एक टाइम के बाद वो चेयर टूट गया। ठीक, अब उसको आप बैठ नहीं सकते, बट आपने एक दिन उसको वेस्टेज मानते हुए बेच दिया किसी को या किसी कबाड़ी को दे दिया, तो उससे कुछ भी अगर सर्टेन अमाउंट रिकवर होती है उस पर्टिकुलर चेयर से, तो वो वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू। ठीक, तो स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। एक हर एसेट्स की, जैसे एक ह्यूमन बीइंग की एस्टिमेटेड लाइफ डिफाइन है 100 इयर्स, उसी तरह से हर एसेट्स की भी एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है कि इतने साल इतने आवर्स वो एसेट्स वर्क करेगी। तो वो एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड करने पर जो भी अमाउंट आता है उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम डेप्रिसिएशन मानेंगे। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा when rate of depreciation is not given। तो अब इस फॉर्मूले से डेप्रिसिएशन निकाल लोगे, और ये ध्यान रखेंगे इस मेथड से जो भी डेप्रिसिएशन आएगा वो फुल ईयर का आता है, हमेशा फुल ईयर का, पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा।
तो अगर किसी पर्टिकुलर एसेट को आपने 6 महीने या जितने भी दिन यूज किए हैं तो उतने दिन का फिर उस वैल्यू में आप उतने दिन, उतने मंथ, उतने वीक का डेप्रिसिएशन अलग से काउंट करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? तो ये हुआ अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको ना दिया हो तो। ठीक है, गुड आफ्टरनून शिप्रा जी, मुकुल जी। चलिए, तो ये डेप्रिसिएशन का एक टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। और किसी की कोई क्वेरी? अगर किसी की और कोई क्वेरी हो तो बताए। अगर कोई और प्रॉब्लम हो, देखिए डाउट सेशन रखा जाता है आप लोगों के लिए, और अगर डाउट सेशन में आप पूछोगे ही नहीं तो ये डाउट सेशन रखने का कोई मतलब नहीं बनता। डाउट सेशन सिर्फ डाउट सॉल्विंग के लिए होते हैं। आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज में अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज पूछिए, अदरवाइज इस डाउट सेशन का कोई मतलब नहीं बनता। और कोई टॉपिक है आप लोगों के पास जिसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, या सबको सब टॉपिक्स आ रहे हैं? ऐसा तो होगा नहीं कि सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे आपके। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बताए। कोई डाउट नहीं है आप लोग को? शेयर्स है, डिबेंचर है, चलिए एक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का ऋचा जी ने पूछा है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, कह रहा है कि एक विजडम एंटरप्राइजेस परचेज प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। मैं थोड़ा सा लिख ले रहा हूं यहां पर कि प्लांट एंड मशीनरी है, एक प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदी है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को 2012 में। ठीक है, अमाउंट है उसकी 1 लाख रुपीस, अमाउंट है 1 लाख रुपीस, एंड डेप्रिसिएशन का जो रेट है इसी क्वेश्चन में रेट है वो 20% है। WDV मेथड सबको समझ में आ रहा है? WDV क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड, शॉर्ट में से WDV, यानी कौन सा मेथड हुआ? ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हुआ। ये कौन सा मेथड हुआ? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हुआ। और एक और इंफॉर्मेशन है कि 1 जनवरी 2015, 1 जैन 2015 को इन्होंने एक और एसेट्स खरीदी है, परचेज न्यू एसेट्स या एडिशनल एसेट्स, परचेज एक एसेट्स फिर से खरीदी है जिसकी कॉस्ट है 40,000, जिसकी कॉस्ट है 40,000 रुपीस की। हमको 31 मार्च 2016, 31 मार्च 31 मार्च 16 तक का बैलेंस जानना है, ये बैलेंस निकालना है। और अकाउंट्स जो क्लोज होते हैं वो हर साल 31 मार्च को होते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए शुरू करते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो हम इस क्वेश्चन को समझें तो हमने एसेट्स खरीदी कब है? 2012 में खरीदी है। अब फर्स्ट ईयर की बात करें तो अगर जब मैं कह रहा हूं कि अकाउंटिंग जो क्लोज होती है वो एवरी ईयर 31 मार्च को होती है, हर साल कब कर रहे हो आप अकाउंट एंड? 31 मार्च को। खरीदा कब आपने एसेट्स? 1 अक्टूबर को। खरीदा कब आपने? 1 अक्टूबर को खरीद लिया। तो आपने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ये 12-13 फाइनेंशियल ईयर होगा, कब आपने कितने मंथ यूज किया? अक्टूबर से खरीदा है तो अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल 6 मंथ आपने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एसेट्स को यूज किया। तो अगर हम इसका एसेट्स अकाउंट बनाएं या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएं तो देखेंगे क्या बैलेंस आता है। ठीक है, तो ये मेरा हुआ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। आइए देखते हैं। ठीक, तो पहला कॉलम एक हमको लेना होता है डेट का, देन पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, देन फिर से डेट, ये लेजर अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं, और फिर से पर्टिकुलर और देन अमाउंट अगेन। ये हमारा हो गया फॉर्मेट। अब हमने आपको एंट्री बताई अभी अभी, जब आप एसेट्स खरीदते हो तो आप एंट्री करते हो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एसेट्स डेबिट है तो उसकी लेजर पोस्टिंग, या अगर हम डायरेक्ट अकाउंट ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, जनरल एंट्रीज नहीं आती कभी, तो अगर अकाउंटिंग के पर्पस में हम देखें डायरेक्ट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करें, तो हम ये कह सकते हैं, आप समझ सकते हो कि जब भी आप एसेट्स खरीदोगे तो डेबिट में लिखोगे। जब भी आप एसेट्स खरीद रहे होगे, परचेस कर रहे होगे, तो आप डेबिट साइड लिखोगे, और जब भी आप एसेट्स सोल्ड कर रहे होगे तो आप क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करोगे। इतनी बात तो याद रख सकते हैं हम कि एसेट्स खरीदें तो डेबिट में, बेचेंगे तो क्रेडिट में। एसेट्स पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इतनी सी बात याद रखनी है। तो हमने खरीदा एक एसेट्स, कब खरीदा? 2012 में 1 अक्टूबर को। तो लिखेंगे, जब खरीदेंगे तो पैसा जाएगा तो लिखेंगे बैंक, और वैल्यू लिख देंगे सामने उसके ब्रैकेट में M1। M1 लिख लेने से ये फायदा है कि मशीन नंबर 1 है, थोड़ा सा आइडिया रहेगा। ठीक, किस प्राइस पे खरीदा? ₹1 लाख में खरीदा। अब इसके बाद क्या देख रहे हैं हम? जो दूसरी डेट देख रहे हैं वो 1 जनवरी 2015 की है। अभी हम कहां पे हैं? अभी हम 12 में हैं, 2012 में। तो हम डायरेक्ट 2012 से 15 में तो पहुंचेंगे नहीं। 12 के बाद 12-13 के बाद 14-15 आएगा, 13-14 आएगा, फिर 14-15 आएगा, ईयर टू ईयर चलेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, जब हम देख रहे हैं हमारे पास कोई अदर इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर ईयर के लिए नहीं है, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर, ये कौन सा ईयर है? 12-13। तो 12-13 के लिए कोई इंफॉर्मेशन जो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे एट द एंड ऑफ ईयर। तो एंड ऑफ ईयर ये 2013 हो जाएगा ईयर एंडिंग, और 31 मार्च हो जाएगा। तो लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में M1। अब डेप्रिसिएशन कितने मंथ का लगना है? 6 मंथ का लगना है। तो अगर हम यहां पे चार्ज कर दें, ऐसे ही मैं शो कर दूं कि 1 लाख एसेट्स है, उसका 20% डेप्रिसिएशन है, और आपको कितने मंथ का चाहिए? 6 मंथ का। क्यों 6 मंथ का ले रहे हैं भैया? 6 मंथ का सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एसेट्स को हमने सिर्फ 6 महीने यूज किया है। डेप्रिसिएशन उतने ही दिन, उतने ही मंथ का चार्ज होगा जितने मंथ, जितने डेज, जितने वीक्स आपने एसेट्स को यूज किया। अक्टूबर से यूज किया तो डेप्रिसिएशन भी तो अक्टूबर से ही चार्ज करोगे। तो अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ, तो 6 मंथ का। तो 1 लाख का 20% हो गया आपका 20,000, और 6 मंथ का यानी हाफ कर दें तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी 10,000। ये आया। और आप क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर के लिए बैलेंस निकाल लेंगे इस एसेट्स का, बैलेंस M1। तो 1 लाख माइनस 10,000 यानी बैलेंस कितना आया? 90,000 आया, और मैंने टोटल कर दिया 1 लाख रुपीज से। ये हमने टोटल कर दिया। ठीक है, अब बैलेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ईयर होगा 2013, लेकिन 1 अप्रैल, अब ईयर चेंज हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगी, और बैलेंस ले लेंगे टू बैलेंस BD, वहां पे CD लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बैलेंस किसका है? M1 मशीन का है। कितना बैलेंस आया है? 90,000 आया है। अब ये ईयर शुरू हुआ 2013 से, जो खत्म होगा नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2014 को, और हमने जो मशीनरी खरीदी है जनवरी 15 में, तो ये ईयर हमारे फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए भी इस बार भी हम क्या करेंगे? फिर से
2014 31 मार्च को सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाएंगे और कोई काम है नहीं हमारे पास, तो बाई डेप्रिसिएशन M1 का। अब M1 पे क्योंकि मेथड कौन सा है, WDV मेथड है, मेथड क्या है, WDV है, और इस मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करने का रूल क्या है, ओपनिंग बैलेंस। तो M1 का ओपनिंग बैलेंस देखें तो कितना है, 90,000, और इस बार तो हमने पूरे कंप्लीट होल ईयर यूज किया है, तो 90,000 का अगर 20% निकालेंगे डेप्रिसिएशन तो कितना आएगा, 90,000 का 20%, इस बार मंथ नहीं लेंगे तो ये 18,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 18,000, और फिर से हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे बाई बैलेंस CD किसका, M1 का, कितना आएगा, 90,000 माइनस 18 तो 72,000, और टोटल कर देंगे 90,000 से। ये बात समझ में आई यहां तक। इस तरह से 2 साल के अकाउंट तो मैंने बना दिया। अब थर्ड ईयर में आएंगे तो थर्ड ईयर में बैलेंस कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, 72,000। आगे आते हैं तो फिर से हमने प्रिपरेशन थोड़ी सी कर ली, कॉलम बना लिए, ठीक है, और ये अब फिर से हमारा ईयर एंड उधर हुआ 2014 यानी 14, स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से, 2 लिखेंगे क्या, बैलेंस BD, और ये BD बैलेंस किसका है, M1 का। कितना आया था, 72,000 आया था सर। सबको समझ में आ गई बात, ये इतनी बात समझ में आई। अब हमने ये ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2014 को, और अगर क्वेश्चन में जाकर देखें तो हमने एक एसेट्स खरीदी है 1 जनवरी 2015 में 40,000 में, यानी ये अगर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 14 में तो खत्म होगा नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 15 को, और हमने 31 मार्च 15 से पहले 1 जनवरी को एक एसेट्स खरीद ली, तो यानी वो जो एसेट्स खरीद रहे हैं इस बार इसी ईयर को बिलोंग कर रहा है। तो हमने एक डेट डाल दी, खरीदा तो डेबिट में लिख दिया 2015, परचेज कर रहे हैं तो लिख देंगे टू बैंक, और ब्रैकेट में लिख दिया M2 यानी मशीन नंबर 2। किस प्राइस पे खरीदा था हमने, 40,000 में परचेज किया, तो अमाउंट में लिख देंगे 40,000, अमाउंट में 40,000, और देन इसके बाद कोई अदर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो फिर से इस ईयर के एंड में जाएंगे, यानी कि 2015 31 मार्च डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाई डेप्रिसिएशन। लेकिन इस बार 2 एसेट्स हो गई, M1 भी और M2 भी। M1 तो फिर से देखें तो M1 को तो हमने फिर से पूरा कंप्लीट ईयर यूज किया है, और 72,000 का हम निकाल लेंगे 20%। 72,000 का कितना परसेंट, 20%, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 72 2 जा 144, और 2 0 और लग जाएंगे, 14,400। ये डेप्रिसिएशन आ गया फर्स्ट मशीनरी का। सेकेंड मशीन को हमने खरीदा है 40 में, डेप्रिसिएशन का रेट 20 है, लेकिन क्या सेकेंड मशीन को हमने कंप्लीट होल ईयर यूज किया, बिल्कुल नहीं किया। हमने कब से यूज करना शुरू किया, जनवरी 2015 से, तो जनवरी फरवरी और मार्च एंड हो गया, तो हमने कितने मंथ यूज किए, सिर्फ 3 मंथ, तो हम डेप्रिसिएशन भी कितने मंथ का लेंगे, 3 मंथ का लेंगे। तो अगर इसको सॉल्व कर लें तो कितना आएगा, ये इधर नीचे मैं सॉल्व कर रहा हूं, इंटू 20% इंटू 3/12, तो ये आपका आ जाएगा 3 4 जा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 00 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 100 इंटू 20 यानी कि 2000। हमारा जो डेप्रिसिएशन आएगा ये कितना आएगा, 2000 आएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 14 और 2 16,400, और देन हम फिर से बाई क्या निकाल देंगे, बाई बैलेंस CD। अब बैलेंस CD में फिर से हम निकालेंगे अपने डेप्रिसिएशन, वो क्या कहते हैं, बैलेंस।
तो बैलेंस हमारे दो आ जाएंगे, M1 का और M2 का, M1 एंड M2। तो M1 का बैलेंस, अब यहां देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा समझना है। M1 का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 72। तो M1 के बैलेंस में से M1 का डेप्रिसिएशन घटाओगे आप, M2 की वैल्यू में से M2 का डेप्रिसिएशन घटाओगे और बैलेंस आ जाएगा ना। तो M1 का बैलेंस 72,000 माइनस 14,400, तो ये आएगा 00, 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6, बचेगा 1, 11 माइनस 4 इक्वल्स टू 7 और 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5, 57,600। 40,000 माइनस 2,000, तो ये बैलेंस आएगा 38,000 और इनका टोटल आ जाएगा ये 600, 7, 8, 15, 15, 5, 1 कैरी करेगा, 5, 3, 8 और 1, 9, और टोटल जो हमारा आएगा ये 000, ये 2 और 1,22,000। और इधर भी अगर हम ऐड करके देखें, ये टोटल शायद गलत हो गया क्या, ये 11 होगा, तो ये आएगा 1,12,000। ठीक, ये जो बैलेंस आया ये आपका 31 मार्च 2015 को आया, लेकिन हमें ईयर एंडिंग कब तक चलना है? 2016 तक। तो हम फिर से एक साल और आएंगे और बैलेंस लिखेंगे 2015 1 अप्रैल, ये हमारा लास्ट ईयर होगा। टू बैलेंस बीडी, M1 का अलग, M2 का अलग। M1 का बैलेंस आया था 57,600, 57,600 और उसका आया था 38,000। टोटल बैलेंस जो दोनों का मिलाकर आया था 95,600। इस ईयर के लिए मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालकर बैलेंस निकाल देंगे। तो हम लिखेंगे 2016 31 मार्च, ईयर एंड में पहुंच गए। करना क्या है हमको? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बाई डेप्रिसिएशन। M1 का अलग, M2 का अलग। तो M1 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? फिर से ओपनिंग बैलेंस में निकालेंगे, तो M1 का बैलेंस 57,600 है। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाकर निकाल लेते हैं 20%, तो 57,000 कहां पे? अरे सॉरी, पेज ऐड करना कहां से? अच्छा अच्छा, नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम तो नेक्स्ट पेज पे जब हम देख रहे हैं तो हमारा बैलेंस कितना था? 57,600। 50 कहां से किए थे भैया? फिर क्या हो गया? ऊपर से प्रेजेंटेशन कहां से? पेज ऐड कर रहे हैं तो ये आगे क्यों चले जा रहा है कुछ लिखने पे? ये देखिए फिर नहीं नहीं, ये लास्ट पेज है। अब इसके आगे पेज
मैं कर रहा हूँ। ठीक, प्लीज वेट कीजिए। हो गया? ठीक, तो हमारा बैलेंस था 57,600, इसका 20% निकालना है। 57,600, इसका कितना परसेंट निकालना है? 20%। डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। 6 2 12 और 7 14 और 1 15, 1 10 और 1 11, यानी कि 11,520। ये हमारा जो बैलेंस आया 11,000 कितना आया? 520। डेप्रिसिएशन आ गया M1 का 11,520। अब M2 का बैलेंस पे हमको डेप्रिसिएशन निकालना, और इस बार लास्ट टर्म पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 3 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाला था, लेकिन इस बार तो हम पूरे साल का निकाल लेंगे क्योंकि हमने कंप्लीट ईयर यूज किया है। तो 38 का 20%, तो 38 का 20% हो जाएगा आपका कितना? 7600 में भी। निकाल लेते हैं। 38,000 इंटू 20%, 0 0 0 0, ये 00 16, 7600। तो ये हमारा बैलेंस डेप्रिसिएशन का आएगा 7600। टोटल कर लेंगे तो टोटल आएगा 205611 718 और 191 19,120। और देन आप फिर से इसका क्या निकाल लोगे? बैलेंस निकाल लोगे, M1 का अलग, M2 का अलग, और आपका फिर टोटल हो जाएगा। बैलेंस कैसे निकालेंगे? 57,600 में से आप माइनस कर देना डेप्रिसिएशन 11,550, यानी 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, 0 माइनस 2 यानी कि 8, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, देन आपका आ जाएगा 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6, और 5 माइनस 1 यानी कि 4, 46,080। और इधर से हम माइनस कर दें तो ये 400 बैलेंस आएगा। 7 माइनस 7 0, और ये आ जाएगा 3, 30,400। और टोटल हमारा इसका ये टोटल बैलेंस हो जाएगा थर्ड ईयर में, तो 480, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7। तो ये बैलेंस आएगा आपका एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2016। तो ये जो क्वेश्चन भेजा था ऋचा जी आपने, उसका आंसर ये रहा जी। वेरी गुड ऋचा जी, आ रहा है आपका आंसर 19,120। ठीक है, और बैलेंस जो होगा 76,480 होगा। ठीक, तो और कोई क्वेश्चंस? अगर और कोई क्वेरी हो तो बताइए, अदरवाइज आज का सेशन फिर मैं खत्म करूं। कोई भी क्वेरी है आपकी और किसी की? वेरी गुड ऋचा जी, आ रहा है आंसर 76,480। तो आई होप कि आप सभी को जितनी भी बातें मैंने बताई ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो कुछ और क्वेरी हो तो बताइए, अदरवाइज डेप्रिसिएशन में तो मैंने जितना बताना था मैंने बता दिया। तो ठीक है, फिर थैंक यू गाइस, इतना ही आज के लिए। ठीक, थैंक यू।